हेलो, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। और इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ होते क्या हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का जो हम लोग आज पोर्शन कवर करने वाले हैं वो मेनली एक्सरसाइज है और इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 0। अब हमें 20 और 0 का एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आपको याद है एचसीएफ क्या होता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। एचसीएफ एक्चुअली क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को हम लोग जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है इसका फुल फॉर्म। इस तो एचसीएफ जानने के लिए हमें जानना होता है सबसे पहले फैक्टर। अब यहां पर 2 नंबर हैं तो इसके कुछ फैक्टर होंगे, इसके कुछ फैक्टर होंगे। फिर हमें इन दोनों के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर देखने होते हैं और उन कॉमन फैक्टर में से हम लोग चूज करते हैं सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो ये उसकी डिफिनीशन थी और इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे ये दिया हुआ है हमें 20 एंड 0 और इसके हम लोग ने फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। जैसे 1 है, 1 20 को 20 टाइम्स पे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 2 फैक्टर है 20 का, क्योंकि 2 20 को 10 टाइम्स पे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हम लोग यहां पर 20 के फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद हम लोग ने 0 के फैक्टर लिखा। 0 इसको 1 से डिवाइड करो तो 0 आएगा। 0 को 2 से डिवाइड करो 0 आएगा। ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है एक तरीके से। तो अब यहां पर हमें देखना है कॉमन फैक्टर। ये तो फैक्टर निकल के आ गए। अब जब हम इसके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो इस पे हम लोग के कॉमन फैक्टर्स निकल के आएंगे। जैसे 1 2 3 ये सारे कॉमन फैक्टर्स निकल के आएंगे। अब उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हो जाएगा हम लोग का 20, क्योंकि हमें हाईएस्ट बताना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग का हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20। ठीक है, क्योंकि 0 को हम 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इस वजह से ये जिसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 20 निकल के आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 4 6 8। हम लोग को 4 6 और 8 का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ अपनी अप्रोच ऐसे रखेंगे कि इनका हम लोग मान लीजिए एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद एलसीएम को स्टार्टिंग से फाइंड करके हम लोग ऐसे रिलेशन का यूज करेंगे जो गिवन नंबर्स और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ निकालने से, इन तीनों नंबर का एचसीएफ जो डिफिनीशन होती है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फैक्टर ऑफ 4 हो जाएंगे हम लोग के 1 2 4। फैक्टर ऑफ 6 हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6। फैक्टर ऑफ 8 हो जाएंगे हम लोग के 1 2 4 8। अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर है 1 2। ठीक है, यहां पर इनके अलावा हम लोग के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कॉमन फैक्टर हम लोग के पास निकल के आएगा 1 और 2, और इसमें से हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट है 2। तो इन 3 नंबर का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम, इन्हीं 3 नंबर का एलसीएम। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 4 6 8, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं। अभी ये जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं वो कैसे हैं? कम वैल्यू के हैं। तो ये तुरंत यहाँ पर एलसीएम इनका फाइंड कर सकते हैं। 2 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स, फिर 2 1 टाइम्स, ये 3 वैसे वैसा ही रहेगा, और 2 2 टाइम्स 4 हो जाता है। तो ये निकल के आएगा। उसके बाद 2 फिर करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 करेंगे, ये 1 और ये 1 हो गया। ये हम लोग का निकल के आ गया। इनका हम लोग करा लेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा ये 2 2 4 2 8 और 8 3
मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 24। तो इन 3 नंबर का एलसीएम हम लोग को पता चल गया। डिवीजन मेथड इसको कहते हैं एलसीएम फाइंड करने का, और ये निकल के आ गया हम लोग का 24। और एचसीएफ भी पता चल गया, ये है एलसीएम पता चल गया, एलसीएम 468 इक्वल टू 24, ये पता चल गया। तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। बट अगर हम इनका रिलेशन जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, और उनके जिन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता है उनके बीच में जो रिलेशन होता है, उसका यूज करके अगर हम लोग करना चाहें तो कुछ इस तरीके से करेंगे। ये होता है टू फाइंड द एलसीएम वी कैन यूज द फॉर्मूला दिस, एलसीएम ऑफ एबीसी। इन 3 नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स, फिर डिवाइड करते हैं हम एचसीएफ ऑफ इन 2 नंबर्स को लेकर इनटू एचसीएफ ऑफ बी कॉमा सी, मतलब बाकी के 2 नंबर्स, फिर एचसीएफ ऑफ लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर। तो इस चीज को जब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो नंबर्स हम लोग के कौन कौन से हैं, वो है 4, 6 और 8, ये मल्टीप्लाई में आ गया। और एचसीएफ क्या इन तीनों नंबर का अभी हम लोग निकाल के आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे 2 निकल के आ रहा था, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। अब यहाँ पर जो ये 2 नंबर है 4 और 6, इसके एचसीएफ क्या होंगे, इसका भी एचसीएफ होगा हम लोग का 2, क्योंकि यहां से अगर देखें हम लोग तो 4 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है। इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर हम लोग को ए बी का भी कॉमन फैक्टर मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया 2। इसी तरीके से बी और सी, 6 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो भी होगा 2, और जो 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 4, क्योंकि 4 से 4 1 टाइम्स पे कट जाएगा और 8 2 टाइम्स पे कट जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 2 16, तो ये पूरा का पूरा इससे कट हो गया और ये आ गया हम लोग का 24। इस तरीके से हम लोग ने जो एलसीएम और एचसीएफ और उनके जिन नंबर्स का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसका यूज करके भी एलसीएम हम लोग ने फाइंड कर लिया। प्रॉब्लम नंबर 3, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन 4 डिवाइडेड बाय 6 टू इट्स लोएस्ट टर्म यूजिंग द एचसीएफ। यहां पर 4 डिवाइडेड बाय 6 इसको हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, या फिर ये जो फ्रैक्शन है इस पे अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा 4 3 टाइम्स 12 और नीचे हो जाएगा 18। तो ये जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है 4 डिवाइडेड बाय 6 के, 12 बाई 18 इक्विवेलेंट है 4 डिवाइडेड बाय 6 के, 4 डिवाइडेड बाय 6 के, और यहां पर 4 डिवाइडेड बाय 6 खुद किसी के इक्विवेलेंट होगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लें 4 और 6 का, क्या फाइंड कर लें, एचसीएफ। तो 4 और 6 का एचसीएफ अगर हम लोग देखेंगे तो वो कुछ निकल के आएगा ऐसा, 4 6 डिवीजन मेथड का यूज करके, तो 4 1 टाइम्स 4 और ये आ गया यहाँ पे रिमाइंडर 2 और ये 2 कर दिया और ये आ गया 4, और ऐसे इसको डिवाइड कर दिया 2 2 टाइम्स पे 2 2 4 हो गया और ये रिमाइंडर आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उस केस में जो डिवाइजर होता है वही हम लोग का एचसीएफ होता है गिवन नंबर्स का। तो 4 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से इनको डिवाइड कर देंगे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 बाई 6 को, तो ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 3। तो ये हम लोग का एक बन गया फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आ गया, और ये इसके इक्विवेलेंट है। तो 2 बाई 3 इज इक्वल टू 4 बाई 6 इक्वल टू 12 बाई 18। तो इसी चीज को जो हम लोग ने इसको ऐसे इसके इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ से कट करके निकाला वो कहलाता है सिंप्लीफाई करना, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना या एक प्रॉपर फ्रैक्शन पे ले जाना। ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं जितने भी आगे बन रहे हैं, फ्रैक्शन ये होता है हम लोग का। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 में। यहां पर हम लोग को दी हुई है एक वर्ड प्रॉब्लम। अब इस वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग को फाइंड करना है कि जैसे अ स्कूल वांट्स टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप फॉर 3 क्लासेस। हम लोग के पास 3 क्लास हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए के पास
जो स्टूडेंट है या क्लास ए में जो स्टूडेंट है वो है 25 और बी में है 30, सी में है 35 स्टूडेंट्स। ईच क्लास शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप्स। जितनी हम लोग की क्लास है उनको सबको इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप साइज, जो छोटा एकदम एक ग्रुप फॉर्म होगा वो कितने साइज का फॉर्म होगा, उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो हम लोग को क्या करना है, चीजों को डिवाइड करना है। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग HCF वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि डिवाइड करना है। तो ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड कर दें तो जो ग्रुप बने वो छोटे छोटे फॉर्म हो जाएं। इसके लिए 25, 30 और 35 का हम लोग फाइंड करेंगे HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए जो हम लोग के पास पहला था नंबर 25, उसके हम लोग ने फैक्टर लिख लिए, फिर 30 के फैक्टर लिख लिए और 35 के फैक्टर लिख लिए। 25 के फैक्टर निकल के आया 1, 5, 25। 30 के फैक्टर निकल के आया 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। और 35 के फैक्टर निकल के आया 1, 5, 7, 35। अब इनमें से हम लोग को फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। तो जब हम लोग को इनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, देखना होगा कॉमन कौन सा है। तो सबसे पहले तो 1 हो गया कॉमन, इनमें सबका 1 कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। इससे बड़ा देखते हैं, ये जैसे 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें 5 है, तो 5 हो गया हम लोग का एक कॉमन फैक्टर। उसके बाद कोई एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है? नहीं। तो 5 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो हाईएस्ट है, इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इससे बड़ी वैल्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लोग को क्लास को क्या करना पड़ेगा, 5 के ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में, इज 36 डिविजिबल बाई 6। हम लोग को चेक करना है क्या 36 डिविजिबल है 6 से। तो इसके लिए हम लोग अगर फैक्टर देखें, 36 और 6 के फैक्टर देखें, तो 36 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 एंड 6 के फैक्टर है 1, 2, 3, 6। अब अगर 36 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह है कि 6 को भी फैक्टर होना चाहिए 36 का। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 36 है उसका फैक्टर है 6। तो इस वजह से जो 36 होगा वो 6 से डिविजिबल हम लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18 देन फाइंड द HCF ऑफ द LCM एंड 24। हम लोग को पहले 12 एंड 18 का LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? LCM ऑफ 12 एंड 18। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग LCM को, कि हम लोग को 12 और 18 का LCM फाइंड करना है। फिर जब हम लोग इन दोनों का LCM फाइंड कर लेंगे, लेट अस सपोज आया X, इन दोनों का जो LCM आया वो आया X, देन हम लोग को X और 24 का HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर यहां पर लिख लेंगे। तो जब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग के पास निकल के आ गया 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब जब हम लोग को LCM निकालना होता है तो हम लोग जो इनमें से हाईएस्ट पावर वाले नंबर होते हैं, इन दोनों में देखो, जैसे 2 है, 2 किस में सबसे ज्यादा है? इस पे 2 की पावर 2 है, तो 2 स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। फिर 3 देखेंगे, 3 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है? स्क्वायर में, तो उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 9 और ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 36। अब उसके बाद हम लोग को 36 और 24 का HCF फाइंड करना है। तो 36 जो है वो तो हम लोग इसके मल्टीप्लीकेशन से बना था, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 9 इक्वल टू 36, एलसीएम निकल के आ गया। और ये जो 36 है वो इसी से मिलके बना हुआ है। तो इसके प्राइम फैक्टर
अगर हम लोग करें तो इन्हीं का यूज कर लेंगे सीधे। तो 36 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हम लोग का ऐसे लिख के आ गया। उसके बाद 24 के जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से, जैसे करते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स पे जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स पे जाएगा। तो ये जो निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, उसको हम लोग ने यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग को फाइंड करना है HCF इन दो नंबर्स को। तो HCF फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं यहां पर सबसे छोटी पावर, तो 2 की जो सबसे छोटी पावर है वो है स्क्वायर और 3 की जो है वो है 1। तो यहां पर निकल के आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, HCF इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3। 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ये निकल के आ गया हम लोग का आंसर। अगली प्रॉब्लम नंबर 7। The value of HCF is 8 and LCM is 48 and one of the number is given 24. HCF हमें दे दिया किसी भी दो नंबर का A और B, लेट अस सपोज 8 दे दिया, और LCM दे दिया हम लोग को A और B का 48। इन दो नंबर में से A और B में से कोई भी एक नंबर हम लोग ने मान क्या लिया, उन्होंने दे रखा है, तो A और B में से किसी को भी मान लिया कि लेट अस सपोज A ही हम लोग का 24 है। तो जो अब प्रॉब्लम हम लोग की फॉर्म हुई वो कुछ इस तरीके की फॉर्म हुई कि HCF जो है वो 24 और B का वो है 8, और जो LCM है वो 24 और B का 48 है। तो हम लोग के पास एक रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे। HCF कितना हम लोग को दिया हुआ है 8, LCM कितना दिया हुआ है 48, एक नंबर है 24 और दूसरा है B, हम लोग को उसी को फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग 24 से इधर डिवाइड करा देंगे, तो 24 जब नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा, और 8 टू 16 हो जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा B। ठीक है, B इक्वल टू हम लोग का निकल के आ गया 16। ये जो दूसरा नंबर था वो 16 निकल के आ गया। ठीक है, और यहां पर अभी जैसे मैंने बोला कि 24 को इधर डिवाइड मिलेगा, तो ऐसे जाता नहीं है, दोनों तरफ हम लोग को 24 का डिवाइड करना होता है, तब जाके ये चीज निकल के आती है। ठीक है, एक रूल होता है मैथ्स का कि अगर हम लोग का कोई इक्वल साइन लगा हुआ है तो जो ऑपरेशन इधर कर रहे हैं वही ऑपरेशन इधर करो, मतलब जो भी चीज यहां पर हम लोग ऑपरेट करा रहे हैं वही सेम चीज यहां पे ऑपरेट कराओ। तो इक्वल के दोनों तरफ जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। तो इसी चीज का यूज यहाँ पे हम लोग करते हैं इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि 24 दोनों तरफ डिवाइड कराते हैं, तो इधर वाला 24 डिवाइड हो जाता है, 1 बन जाता है, और इधर वाला नीचे ऐसे दिखता है, तो ऐसा लगता है जैसे 24 को नीचे ले गए डिवाइड पे, बट ऐसा नहीं होता। बोलने के लिए, जल्दी करने के लिए ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब ये जो हम लोग को सीरीज दी हुई है इसका हम लोग को नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। इस पे 6 दिया है, फिर 12 दिया हुआ है, फिर 18 दिया है, फिर 24 दिया है, फिर हम लोग को अगला नंबर फाइंड करना है। तो 6 को अगर हम लोग लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं 6 इंटू 1, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3, और 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4। तो यहां से देख रहे हैं कि 6 सब में सेम है, बढ़ क्या रहा है 1 2 3 4, एक जो जिस नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा है ना उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो 6 इंटू 5 ये हो जाएगा, और 6 5 बन जाएगा 30, 6 इंटू 5 बन जाएगा 30। तो जो अगला टर्म हम लोग को मिलेगा वो मिल जाएगा 30। ठीक है, अगला टर्म हम लोग का 30 निकल के आ गया। प्रॉब्लम नंबर 9, a wheel takes 12 seconds to complete one full revolution, another wheel takes 15 seconds to complete one full revolution. If both wheels start together at time 0, after how many seconds will they both complete a full revolution together? तो इस तरीके का एक हम लोग ने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में लगाया था जहां पे हम लोग को स्टैकिंग करनी थी बुक्स की। अब यहां पर क्या है, और एक और था क्वेश्चन जहां पे 2 राइडर मूव कर रहे थे,
उनका एक सेम स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वो कितने टाइम बाद उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर मिलेंगे वो फाइंड करना था। तो उसी तरीके से कुछ यहां पर भी है कि एक व्हील है, वो 12 सेकेंड्स में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। मतलब कि अगर हम लोग के पास एक व्हील है और वो व्हील यहां से अगर देखा जाए ऐसे मूव कर रहा है, तो कोई एक पॉइंट अगर हमने इस पे मार्क कर दिया, तो 12 सेकंड बाद ये पूरा पॉइंट ऐसे घूमकर फिर इसी जगह पर आ रहा है, तो ये कहलाता है हम लोग का 1 फुल रिवॉल्यूशन। अब हमारे पास कोई दूसरा व्हील है, वो दूसरा व्हील कैसा है, वो 15 सेकंड्स पे पूरा एक रिवॉल्यूशन लगाता है। अगर दोनों के पॉइंट, जब 0 हम लोग टाइम देख रहे थे, अभी हम लोग ने क्लॉक को स्टार्ट नहीं किया था, उस टाइम पर जो पॉइंट थे ये दोनों वो नीचे थे। ये वाला जो है ब्लू वाला वो 12 सेकंड्स पे रिवॉल्व कर रहा है, जो ग्रीन वाला है वो 15 सेकंड्स पे एक बार रिवॉल्व कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स कब अगली बार सेम पोजीशन, मतलब नीचे वो दोनों मीट करेंगे, कितने टाइम बाद। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 और 15 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2, 6 टाइम्स 12 और ये 2, 15 यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 3 टाइम्स पे और ये ऐसे रहेगा। फिर यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स पे चल जाएगा और ये 5 टाइम्स पे। उसके बाद इसको 5 से डिवाइड कराएंगे तो ये ऐसे कट जाएगा। तो ये हम लोग का जो निकल के आया, इनको जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग को 12 और 15 का एलसीएम मिल जाएगा। मतलब कि एलसीएम ऑफ 12 और 15 वो निकल के आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये 2 इंटू 2 हो गया 4 और 5 3 हो गया 15 और 15 4 हो गया 15 इंटू 4 हो गया 60। 15 इंटू 4 बन गया 60। तो एलसीएम ऑफ 12 और 15 निकल के आ गया 60। मतलब कि ये दोनों व्हील्स 60 सेकेंड बाद फिर उसी पोजीशन में होंगे जैसे कि स्टार्टिंग में थे। सेम उसी पोजीशन में अगर किसी एक पॉइंट को मार्क कर दिया जाए तो 60 सेकेंड बाद ये पॉइंट भी यहीं पे होगा और ये वाला पॉइंट भी इसी जगह पर होगा, अगर इन लोगों ने 0 टाइम पर यहां से स्टार्ट किया था। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 10. Samantha is arranging a set of books on 2 shelves. On the first shelf, she arranges books in stack of 3, and on the second shelf, she arranges books in stack of 4. If she wants to place the maximum number of books on each shelf with no books left over, what is the minimum number of books she needs in total? अब एक समांथा, एक लड़की है, उसको बुक प्लेस करनी है, ठीक है। तो उसके पास एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जो पहली सेल्फ है उस पर 3-3 बुक्स का स्टैक लग सकता है और दूसरी में 4-4 बुक्स का स्टैक लग सकता है। तो उसके पास मिनिमम कितनी बुक होनी चाहिए कि जो उसके पास स्टैकिंग जब करने बैठे, वो सेल्फ में स्टैकिंग करने बैठे तो एक भी जगह ना बचे बुक रखने के लिए। जितनी बुक आए वो पूरी की पूरी यूज हो जाए और सेल्फ भी पूरी तरीके से हम लोग की ऑक्युपाई हो जाए। तो उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। हम लोग फिर से क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 और 4 जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 3 और 4, और इसको ऐसे डिवाइड किया तो 3 1 टाइम्स और 2 ये यहाँ मतलब 4, और फिर उसके बाद इसको 2 से ले लेते हैं। 2 ये 3 टाइम्स पे, वैसे 3 टाइम्स पे नहीं, मतलब वैसे का वैसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये 2 टाइम्स पे, फिर 2 1 टाइम्स पे, उसके बाद 3 1 टाइम्स पे, ऐसे। तो ये 3 2 6 2 12। तो एलसीएम जो निकल के आ गया वो आ गया 12। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए वो चाहिए कितनी, 12। अगर 12 होंगी तो जो भी अरेंजमेंट है वो प्रॉपर हो जाएगा और कोई भी बुक नहीं बचेगी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 11. A group of students is participating in 2 different extracurricular activities, painting and singing.
इन द पेंटिंग ग्रुप, दो ग्रुप है स्टूडेंट्स का जो दो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे पार्टिसिपेट कर रहा है, एक है पेंटिंग और एक है सिंगिंग। इन पेंटिंग ग्रुप दे फॉर्म रोज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। इस पे पेंटिंग ग्रुप में जो रो फॉर्म हो रही है वो 5 स्टूडेंट्स की फॉर्म हो रही है, और सिंगिंग ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स की रो फॉर्म हो रही है। जैसे कि यहाँ पे ये 3 4 5 और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स की रो फॉर्म हो रही है, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स की रो फॉर्म हो रही है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज बिटवीन 30 एंड 40, और उसके आगे लिखा हुआ इंक्लूसिव, मतलब कि 30 एंड 50 को भी काउंट करना है। 30, 31, 32 से लगाकर 50 तक कुछ भी हो सकता है। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। तो अब हमें पता करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे उस ग्रुप में। तो 6 और 5 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 2 3 टाइम्स ये 5, फिर 3 1 टाइम्स ये 5, फिर 5 ये 1 और ये 1 टाइम्स, तो इसका हो जाएगा 5 3 15, 15 2 30। जो एलसीएम 6 और 5 का निकल के आया वो निकल के आया एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 वो निकल के आया 30। तो 30, यहां पे हम क्या पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, कम से कम 30 होने चाहिए तभी ऐसे अरेंज हो सकते हैं। अगर 30 हम लोग के पास स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो कहीं पर एक कम हो जाएगा या एक ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको देखें तो इस तरीके से देखते हैं, जैसे 30 हैं तो यहां पर हम लोग बना सकते हैं ग्रुप इस तरीके के, 5 5 का बना सकते हैं, तो 5 5 के 6 ग्रुप बन जाएंगे। इस तरीके से 5 5 लोग के 6 ग्रुप बन जाएंगे, और इधर 6 6 के 5 ग्रुप बन सकते हैं। अगर 30 स्टूडेंट्स हो गए तो 6 6 के 5 ग्रुप बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर अरेंजमेंट करते हैं एलसीएम की हेल्प से। प्रॉब्लम नंबर 12, अ वाटर पार्क ऑफर्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड ए एंड स्लाइड बी। एक कोई वाटर पार्क है, उसके पास 2 ऑप्शन है स्लाइड्स की। स्लाइड्स मतलब जिसमें हम लोग ऊपर बैठते हैं और फिसलते हुए नीचे आते हैं, उसको स्लाइड कहते हैं। तो 2 ऑप्शन है वाटर पार्क का। वाटर पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत ढेर सारे स्विमिंग पूल्स होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क कह लीजिए उसको, और वहां पर स्लाइड्स लगे होते हैं, तरह तरह के झूले होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो वहां पर 2 स्लाइड्स लगी हुई, स्लाइड ए स्लाइड बी। स्लाइड ए टेक्स 24 सेकंड फॉर अ कंप्लीट राइड। जो स्लाइड ए है, अगर वहां से ऊपर से कोई आता है तो उसको वहां से नीचे तक आने में 24 सेकंड्स लगते हैं। पूरा ऐसे भी आ सकता है, घूम फिर के ऐसे ऐसे, कहीं से ऐसे 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 आ सकता है। तो नीचे तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 24 सेकंड्स का टाइम लगता है ए में आने में, और स्लाइड बी से आने में लगते हैं 36 सेकंड्स। बोथ स्लाइड्स स्टार्ट एट द सेम टाइम। अगर वहां पर स्लाइड्स स्टार्ट होने से मतलब यह है कि मान लीजिए वहां पे कोई 2 आदमी एक साथ चलना चालू हुए, तो आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल बोथ स्लाइड्स कंप्लीट देयर राइड टुगेदर एंड बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। स्लाइड्स कुछ ऐसी भी हो सकती है वहां पे कि कुछ ऐसा राइडिंग के लिए बना हुआ है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हुए सर्कुलर पाथ ऐसे मान लीजिए बना हुआ है कि वो किसी वजह से उसको पुश कर रहे हैं कि ये एक बार नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऐसे कर रहा है। तो ये 24 सेकंड्स ले रहा है। कितना ले रहा है, 24 सेकंड्स ले रहा है। और दूसरी राइड जो बनी हुई है वो ले रही है 36 सेकंड्स, कुछ ऐसा मतलब बना होगा, तो वो 36 सेकंड्स ले रहा है कि एक बार वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरह करते करते, और एक पूरा कंप्लीट करने में 36 सेकंड्स लग रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि अगर दोनों यहां से कोई आदमी सेम टाइम पे स्टार्ट करे तो कितने टाइम बाद वो दोनों फिर से उसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, सेम पोजीशन में होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन कब होंगे। तो इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम 24 और 36 का। ये निकल के आ जाएगा हम लोग का। अगर डिवीजन मेथड से करना है तो ये डायरेक्ट ऐसे निकल के आ जाएगा कि 2 ये 12 टाइम्स और ये 18 टाइम्स, फिर ये
2 6 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, फिर 2 3 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, फिर ये 3 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, फिर 3 1 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। तो इनका हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 2 टाइम्स 18 और 18 टू 36 और 36 टू 72, 36 इंटू 2 72। तो जो हम लोग का एलसीएम निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 72। ये 72 एक ऐसा छोटा छोटा नंबर है जो 24 और 36 से दोनों डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जब 24 सेकेंड्स वाला अपना उस पर राउंड लगाएगा और 3 राउंड लगा लेगा। कितने राउंड लगा लेगा? 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तब जो 36 सेकेंड वाले के थे उसके 2 ही राउंड लग पाएंगे। 36 से डिवाइड करें 72 को तो 2 निकल के आता है, मतलब कि जो 36 सेकेंड ले रहा है उसके सिर्फ 2 राउंड कंप्लीट हो पाएंगे पूरे, और 24 सेकेंड्स लेने वाले को 3 राउंड मिल जाएंगे। फिर वो उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां पे उन्होंने स्टार्ट किया था। प्रॉब्लम नंबर 13, मैरी इज प्लानिंग अ स्कूल इवेंट, शी वांट्स टू distribute pencils not less than 2 to individual students. She has 18 pencils and want to give an equal number of pencil to each student. What is the largest number of students she can have? इन्होंने सोचा कि इनको पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इनके पास 18 पेंसिल्स हैं। कितनी पेंसिल्स हैं? 18 पेंसिल्स हैं। अब इन 18 पेंसिल्स को इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड करना है, तो उनको मन जो है उनका पेंसिल देने का वो है कि 2 से कम नहीं होनी चाहिए। पेंसिल 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं कि ये जितनी भी पेंसिल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो पर स्टूडेंट 2 पेंसिल है। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको तो निकल के आता है 9। तो अगर देखें ये निकल के आया 9, निकल के आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या निकल के आया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो यहां पर हर एक स्टूडेंट को 2-2 पेंसिल मिल सकती है। अब अगर यहां पर हम लोग के पास ये मान ले कि जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो और कम होंगे, अगर तो जैसे 6 है तो हर एक को 3 पेंसिल मिल सकती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14, अ गार्डन हैज 2 different types of flowers, roses and lilies. The roses bloom every 6 days and the lilies bloom every 9 days. If both types of flower just bloom today, after how many days will they both bloom together? Bloom का मतलब होता है खिलना। तो एक कोई गार्डन है, उसमें रोज है और लिलीज हैं। रोज एक अलग प्लांट है, लिली एक अलग प्लांट है, तो उनके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही होगी वो अलग अलग टाइम पे हो रही होगी। रोज के अंदर जो ब्लूमिंग की प्रोसेस है वो हर 6 दिन में होती है। मतलब एक जो पौधा है रोज का, उसके अंदर हर 6 दिन में एक फूल खिलता है, हर 6 दिन में एक फूल खिलता है। और जो लिली है, उस लिली में हर 9 दिन में एक फूल खिलता है, हर 9 दिन में एक फूल खिलता है। ठीक है, ये जो लिली है उस पे हर 9 दिन में एक फूल खिलता है। तो हम लोग को बताना है कि अगर आज एक साथ दोनों में फूल लगे हैं तो कितने दिन बाद उनमें दोबारा एक साथ फूल लगेंगे। तो इस पे हम लोग को क्या देखना है? आगे देखना है, कोई एक बड़ा नंबर देखना है आगे चल के। तो इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। एक कॉमन मल्टीपल निकल के आ जाए जो 6 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। तो जब 6 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा तो हम लोग को एक कॉमन डे मिल जाएगा जहां पे दोनों एक साथ खिल रहे होंगे। वही कम से कम वाला हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ऐसे 6, 9 करके निकाल लेंगे इनका एलसीएम। 2 से 3, ये 9 ऐसे ही, 3 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, फिर 3 ये 1 और ये 1। तो ये हो गया 3 3 9, 3 3 9 और 9 2 18। तो 18 दिन बाद अगर आज दोनों में एक साथ फूल खिले तो 18 दिन बाद
दोनों में एक साथ फूल खिलेंगे। क्यों? क्योंकि 18 दिन में अगर हम लोग देखें तो लेट अस सपोज यहाँ पे हम लोग 18 दिन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। जो फूल खिला वो आज खिला, जो फूल खिला वो आज खिला, दोनों में एक साथ खिला। ठीक है, अब यहां पर रोज और लिली दोनों एक साथ खिल गए। अब 6 दिन बाद, क्या 6 दिन बाद इस पे क्या होगा, फिर से फूल लगेंगे। ठीक है, आज के दिन को 0 मान लेते हैं, जैसे कि आज यहाँ पे ऐसे खिला तो ये हो गया रोज और लिली ऐसे हो गया। फिर 6 दिन बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन बाद यहाँ पे क्या होगा, मतलब छठे दिन यहां पर फिर से क्या हुआ, रोज आया और जो लिली आई वो 9 दिन में आती, तो यहां पे लिली आई। उसके बाद लिली को अगर दूसरे कलर से बनाना हो, दूसरे कलर से बना सकते हैं, ये लिली जैसे आई। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये लिली आई, लिली हर 9 दिन में आ रही तो इस जगह पे आई, उसके बाद यहाँ पे 9वें दिन में, उसके बाद यहां पर 9 दिन बाद यहां पर आई। ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगर रोज को देखा जाए तो रोज आया इस दिन। ठीक है, यहां पे ये आया और फिर 6 दिन बाद ये 6 पे आया, उसके 6 दिन बाद यहां पर आया रोज। ठीक है, उसके 6 दिन बाद फिर से ये रोज यहां पे आया। तो देखो, अगर आज ये दोनों एक साथ खिले हैं तो 18वें दिन, आज से 18वें दिन मतलब 18 दिन बाद यहाँ पे क्या होगा, रोज और लिली एक साथ खिल रहे हैं। तो हम लोग ने कॉमन मल्टीपल निकाल लिया था, इस वजह से हम लोग को तुरंत पता चल गया कि 18वें दिन दोनों एक साथ खिलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 15, एलेक्स, बेन एंड चार्ली आर रनिंग लैप्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। 3 लोग, एक सर्कुलर ट्रैक है उसमें मूव कर रहे हैं, उस पे ऐसे अपने लैप कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे सर्कुलर ट्रैक में। एलेक्स टेक्स 20 सेकेंड। एलेक्स जो है, एलेक्स है, एक का नाम बेन है और एक का नाम चार्ली है। तो एलेक्स 20 सेकेंड्स पे एक लैप पूरा कर लेता है। एक लैप पूरा का मतलब लेट अस सपोज अगर यहां से उसने चालू किया है दौड़ना तो 20 सेकेंड्स पे पूरा उसने एक राउंड लगा लिया। ठीक, बेन 25 सेकेंड्स पे राउंड लगाता है और जो चार्ली है उसको 30 सेकेंड्स लगते हैं पूरा एक राउंड लगाने में। अब यहां से जो आगे बढ़ेगा तो जो ये है एलेक्स, वो तो 20 सेकेंड्स पे हर बार एक राउंड कंप्लीट कर ले रहा है। जो बेन है वो 25 सेकेंड्स पे एक बार राउंड कंप्लीट कर पा रहा है और जो चार्ली है वो 30 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर पा रहा है। अब अगर तीनों स्टार्ट किए थे एक ही पॉइंट से तो इस पॉइंट पे दोबारा तीनों एक साथ कब होंगे, इस पॉइंट पे तीनों दोबारा एक साथ कब होंगे। तो अगर इसको अलग अलग कलर से मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, जैसे ये ले लिया हमने ए के लिए, ए ऐसा ब्लू कलर से ले लिया, तो 20 सेकेंड्स में, कितने सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स पे, तो मैंने मान लिया कि 20 सेकेंड्स पे इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया। 20 सेकेंड्स पे एक राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले 20 सेकेंड में उसका फिर से एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में मतलब अगले 20 सेकंड में फिर एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक, अब इसी में अगर बेन को देखें तो हर 25 सेकंड्स पे एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि यहां से यहां तक आने में उसको 25 सेकंड्स लग रहे हैं। तो जब बेन अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, जब बेन अपना एक राउंड कंप्लीट करता है तो उसको लगते हैं 25। तो अगर इससे एलेक्स से कंपेयर करें, एलेक्स अपना वो 20 सेकंड्स में ही कंप्लीट कर चुका होता है और 5 सेकंड वो आगे चल रहा होता है। एलेक्स कहीं यहां पहुंच चुका होता है। जब बेन यहां पर एक राउंड कंप्लीट करके आता है तो ये यहां पे कहीं पे आ जाता है। और जब एलेक्स और चार्ली को कंपेयर करेंगे
तो जब एलेक्स अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो चार्ली काफी पहले रहता होगा। जब चार्ली अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, क्या जब चार्ली अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, चार्ली जब अपना एक राउंड कंप्लीट करता है यहां पर, तो इसको लगते हैं 30 सेकंड, और जबकि एलेक्स जो होता है वो 20 सेकंड में ही यहां पहुंच गया रहा होगा, तो एक्स्ट्रा 10 सेकंड में वो आधा चक्कर और मार लिया होगा, वो पहुंच गया होगा कहीं यहां पे। तो इसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, ये एलेक्स आगे आगे भाग रहा है, बेन के कंपैरिजन पे भी एलेक्स आगे आगे भाग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा एलसीएम, ताकि एक ऐसा नंबर मिले जहां पे एलेक्स ने भी सेम नंबर ऑफ ऐसे टाइम कवर किया हो और बेन ने भी उतने ही टाइम पे डिस्टेंस कवर की हो, डिफरेंट की हो, बट उसी पॉइंट पे पहुंच गया हो, और चार्ली ने भी डिफरेंट डिस्टेंस कवर करी हो बट उसी पॉइंट पे हो जहां से उन तीनों ने स्टार्ट किया है। तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा, 2 से ऐसे करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 25 ऐसे ही रहेगा और ये 15 हो जाएगा। उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 5 निकल के आ जाएगा, ये 25 रहेगा, ये 15 रहेगा। उसके बाद जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 और ये 1, और यहाँ पे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सब में 1 1 निकल के आ जाएगा। तो ये इनका प्रोडक्ट जब हम लोग ले लेंगे तो हम लोग को वो टाइम पता चल जाएगा जब एलेक्स, बेन और चार्ली तीनों के तीनों एक साथ होंगे, फिर से जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में थे फिर से उसी पोजीशन में होंगे एक साथ इस पोजीशन में। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 25 3 75, 75 2 हो जाएगा हम लोग का 150 और 150 2 टाइम्स हो जाएगा 300। ठीक है, 300 सेकंड बाद, 300 सेकंड बाद जो ए होगा उसके जो चक्कर कंप्लीट हो गए होंगे वो कंप्लीट हो गए होंगे 15 राउंड्स, क्योंकि अगर 300 को 20 से हम लोग डिवाइड करें तो ये निकल के आ रहा है 15। तो एलेक्स के 15 राउंड्स लग गए, और 300 सेकंड बाद जो बेन है, बेन के यहां पर लग गए 12 राउंड्स। ठीक है, बेन के लग गए 12 राउंड्स। और जो चार्ली है, चार्ली के लग पाए सिर्फ 10 राउंड्स। तो सबके जो देखो राउंड्स है, जो दो सबने डिस्टेंस कवर करी वो तो डिफरेंट डिफरेंट करी, बट जो उनका पॉइंट था स्टार्टिंग और एंड वाला 300 सेकंड बाद वो सेम हो गया, वो फिर से उसी पॉइंट पे मीट कर गए तीनों के तीनों एक साथ। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को पे हम लोग एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ताकि हम लोग को जल्दी से आंसर पता चल जाए। आगे प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16, a bakery sells cookies in packs of 6 and packs of 9. What is the smallest number of cookies a customer can buy such that they can be evenly divided into both pack size? तो एक कोई बेकरी वाला है जो 6 और 9 के पैक में बेचता है, मतलब एक ऐसा पैक जिसपे 6 होते हैं और एक 9 होते हैं। तो सबसे कम नंबर ऑफ कुकीज कितने बाई करे कि वो जो भी बाई करे वो 6 और 9 के पैकेट में से मिलके बन जाए, या तो 6 के पैकेट हम लोग ले लें या तो 9 के पैकेट से वो चीज बन जाए। तो इसके लिए हम लोग को निकालना होगा एलसीएम, क्योंकि इतने कुकीज हमें बाई करना है कि अगर 6 वाले भी पैकेट दे दिए जाए, 6 कुकीज वाले पैकेट दे दिए जाए तब भी हम लोग की पूर्ति हो जाए, या फिर 9 कुकीज वाला पैक दे दिया जाए, 1 2 3 जितने भी दिए जाए उससे हम लोग की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो इसके लिए हम लोग 6 और 9 का निकाल लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकल के आएगा ठीक है 3 3 9 9 2 18। तो 18 कुकीज अगर हम लोग मांगे, क्या करें, 18 कुकीज अगर मांगे तो जो बेकरी वाला है वो क्या करेगा, 6 वाले पैक 3 दे देगा। 6 जिसपे कुकीज आती हैं, 6 कुकीज जिसपे आती हैं उसके वो 3 पैक दे देगा। और अगर
उस पे 9 कुकीज आती हैं, 9 कुकीज वाला पैकेट मतलब अगर देता है तो सिर्फ 2 पैक हमें दे देगा। तो कम से कम हमें इतने तो मांगने ही पड़ेंगे कि उसको देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17, एमी हैज अ collection of marbles. She arranges them in rows of 5, 6 and 8. What is the smallest number of marbles she needs in her collection to make all these arrangements without any marbles left over? तो उसके पास कम से कम कितने मार्बल्स होने चाहिए कि अगर वो 5, 6 और 8 के रो में उसको अरेंज करे, या तो 5 के रो में बनाए, या तो 6 नंबर के उस पर रो बनाए, या तो 8 का रो बनाए, तो उसके पास एक भी मार्बल ना बचे। मतलब 5 से भी वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। और कैसा हो, सब कम से कम हमें मार्बल्स रखने, कम से कम स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो 5 से डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो, वो तो होता है मल्टीपल। इन तीनों से हो जाए तो उसके लिए है कॉमन मल्टीपल, और हमें रखना है कम से कम मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स सबसे कम रखना है, मतलब मिनिमम में हम लोग का काम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो फाइंड करेंगे। तो 5, 6, 8, इसके अगर फैक्टराइजेशन से वैसे भी कर सकते हैं, बट इसको अगर डिवीजन मेथड से देखें तो ये 5 1 टाइम्स, तो ये 6 ये और ये 8 हो जाएगा। फिर ये 6 से नहीं करते, इसको करते हैं 2 से, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। फिर उसके बाद इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा ये और ये आ जाएगा 2, और फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 1, और इसको फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 1 और ये 1 और ये 1। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 इंटू 5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 120। तो ये जो 120 मार्बल्स होंगे उसको चाहे तो वो 5 की रो में अरेंज कर दे। ठीक है, 5 मार्बल्स की ऐसी रो में अरेंज कर दे, 120 मार्बल्स को ऐसे करते हुए 5 का ग्रुप ऐसे बना दे। ठीक है, ऐसा कलेक्शन उसके पास आ जाएगा। या फिर वो 6 के भी रो फॉर्म कर सकती है, या फिर वो 8 के भी रो फॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो डिफरेंट होते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम लोग जो इस तरह की रहती है अरेंजमेंट वगैरह वाली, उसको सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 18, अ स्कूल इज प्लानिंग अ फील्ड ट्रिप फॉर 3 क्लासेस। क्लास ए उसके पास 24 स्टूडेंट्स हैं, क्लास बी 30 स्टूडेंट्स और क्लास सी 36 स्टूडेंट। दे वांट टू डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू इक्वल ग्रुप ऑफ फॉर एक्टिविटीज एंड ईच ग्रुप शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ईच क्लास। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दे कैन हैव इन ईच ग्रुप। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, चीजों को डिवाइड करनी है। तो जब हम लोग को डिवाइड करनी होती है छोटे छोटे ग्रुप्स में, तो हम लोग यूज करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो जो 24, 30 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही नंबर होगा जो एक ग्रुप में हो सकते हैं। तो 24, 30 और 36 का अगर हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं या तो उसकी हेल्प से, डिवीजन मेथड से, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगर हम लोग इसको डिवीजन मेथड से देखें तो 24 और ये 30, क्योंकि जो सबसे छोटे नंबर होते हैं पहले उनको लेते हैं, तो वो हम लोग ने ये 2 ले लिए। अब इसको ऐसे करेंगे 1 टाइम्स, तो 24 ये और ये यहाँ पे बच जाएगा, आ जाएगा 6। अब इस 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, यही रूल होता है डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF। अब इस पे 6 4 टाइम्स पे 24 पूरा कट जाएगा। तो जो 6 निकल के आया वो 24 और 30 का HCF निकल के आ गया। अब आगे हम लोग को 36 भी दिया हुआ है, तो इसके लिए अब 6 HCF निकल के आ गया, तो 6 से डिवाइड करेंगे 36 को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 टाइम्स 36 ऐसे ये डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। तो जो 6 होगा वो हम लोग का 24, 30 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और जो ग्रुप फॉर्म होगा स्टूडेंट्स का वो 6 का ग्रुप फॉर्म हो जाएगा।
हम लोग 3-3 का ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं, बट हम लोग को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए एक ग्रुप में, तो उसके लिए हम लोग ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया। और 6 से ज्यादा अगर हम लोग 7 करते हैं तो ये जो क्लास के स्टूडेंट्स है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएंगे। इसको मान लीजिए, इसको हमने 7 का ग्रुप बना दिया, तो इस पे 7 3 टाइम 3 ग्रुप बन जाएंगे, मतलब 24 को 7 से डिवाइड करो, 7 का ग्रुप बनाया तो 7 3 टाइम्स 21 और 3 बच जाएगा रिमाइंडर, मतलब 3 बच्चे बच गए इसके। इसको डिवाइड करोगे तो इससे बच जाएंगे 2 बच्चे, क्योंकि 7 4 टाइम्स 28 होता है, फिर उसके बाद 2 बच्चे इधर बच जाएंगे। और इस पे अगर करते हैं तो 7 5 टाइम्स 35 और 1 बच्चा इस पे बच जाएगा। तो क्या करेंगे उन बच्चों का? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, ताकि जो ग्रुप फॉर्म हो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बन जाए और एक भी बच्चा पीछे ना रह जाए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वहां पर HCF का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखते हैं हम लोग अगली प्रॉब्लम नंबर 19। Elise is counting numbers 3, 6, 9, 12, 15. What number will come next in the pattern? अब इस तरीके का हम लोग का एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग को बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा। तो इस पे अगर हम लोग देखें तो ये 3 into 1 इक्वल टू 3 हो रहा है, फिर 3 into 2 इक्वल टू 6 हो रहा है, 3 into 3 इक्वल टू 9 हो रहा है, और 3 into 4 इक्वल टू 12 हो रहा है, 3 into 5 इक्वल टू 15 हो रहा है। तो जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, हम लोग ने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया, उससे हम लोग को पता चल गया कि कैसे चीजें यहाँ पर अरेंज हो रही हैं। तो 3 into जब हम लोग 6 कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो देखो यहाँ पे हम लोग का ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि 3 है इधर और वो मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार एक एक नेचुरल नंबर ज्यादा से। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल गया कि जो इसका अगला नंबर होगा वो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18। अगला क्वेश्चन नंबर 20। राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस के हम लोग को शुरुआत के 5 टर्म्स लिखने हैं, तो 4 तो दिए हुए हैं, 4 तो दिए हुए हैं। अगला कौन सा आएगा? अगला यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4 2 + 2, ये बन रहा है हम लोग का 2 into 1 बन रहा है 2, 2 into 2 बन रहा है 4, 2 into 3 बन रहा है 6, 2 into 4 बन रहा है 8, तो 2 into 5 हो जाएगा 10। तो शुरुआत के 4 टर्म तो दिए हुए, जो अगला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो यहां पे इसका जो आंसर होगा वो निकल के आ गया 10। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 21। यहां पे हमें फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो यहां पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है उस पे पहला है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो ये भी कैसा फॉर्म हो रहा है, इसके जो निकल के आ रहे हैं मल्टीपल्स, ये अपने मल्टीपल्स के फॉर्म में क्योंकि दिया हुआ है। तो ये 5 1 टाइम्स, फिर 5 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स। तो देखो ये जो दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं 5 के मल्टीपल्स। तो जो अगला वाला मल्टीपल होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 20 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, ये 10 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल्स हम लोग ने देख लिए, सीरीज फॉर्म हो रही है 5 के मल्टीपल्स की। तो जो 5th टर्म होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा जब इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम लोग ने उसको मल्टीपल देखा कि मल्टीपल फॉर्म हो रहे हैं ये 5 के। ठीक है, तो आंसर हो गया हम लोग का 25। अगली प्रॉब्लम नंबर 22। In a sequence of numbers, each term is the product of the previous 2 terms. If the first term is 3 and the second term is 5, what is the 6th term in the sequence? अब उन्होंने कहा कि कोई एक सीक्वेंस फॉर्म हो रही नंबर की जिसपे जो ईच टर्म है वो प्रीवियस 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट है पिछले 2 टर्म्स का। मतलब कि जैसे इन्होंने दिया कि पहला टर्म है 3 और उसका जो दूसरा टर्म है 5, तो जो अगला टर्म फॉर्म होगा क्या होगा, जो अगला टर्म फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर इसको हम लोग ऐसे देखें तो फर्स्ट टर्म दे दिया है 3, सेकंड टर्म दे दिया 5, तो जो थर्ड टर्म फॉर्म होगा वो होगा इन 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो 3 into 5 = हो गया 15। अब जो 4th टर्म होगा लास्ट 2 डिजिट, मतलब
लास्ट टू नंबर 15 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 15 हो गया 75। उसके बाद फिर जो फिफ्थ टर्म होगा वो लास्ट जो 2 नंबर निकल के आए, ये और ये, इनका प्रोडक्ट होगा, इसका और इसका, तो 15 इंटू 75 ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 1125। बट हम लोग को बताना है सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म के लिए ये वाला टर्म निकल के आया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग का 75 के साथ, ठीक है। तो 1125 इंटू 75 ये बन जाएगा 84,375। तो जो सिक्स टर्म होगा उस सीक्वेंस का जिसके फर्स्ट टर्म 3 है और अगला टर्म 5 है, और इन दो का प्रोडक्ट अगला है, फिर जो अगला नंबर होगा वो उसके जस्ट पहले जो है 2 उनका प्रोडक्ट होगा। इस तरीके से करते करते जो सीरीज फॉर्म हो रही है, जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, उसका ये 6 टर्म निकल के आएगा। अब जो आखिरी जो हम लोग का प्रॉब्लम नंबर 23 है, उसमें दिया हुआ है स्कूल बेल रिंग्स एवरी 45 मिनट्स। एक कोई स्कूल की बेल है वो 45 मिनट्स पे रिंग करती है, मतलब अभी जैसे स्ट्रक हुआ वो 45 मिनट बाद फिर बजती है। एंड द कैफेटेरिया बेल रिंग्स एवरी 60 मिनट्स, और एक कैफेटेरिया में बेल लगी हुई है जो 60 मिनट्स पे हर बार रिंग करती है। इफ बोथ बेल्स रिंग एट द सेम टाइम टुडे देन विल दे रिंग एट द सेम टाइम अगेन। मतलब अगर वो एक बार आज बजी तो क्या वो दोबारा आज फिर से बजेगी एक साथ, क्या वो दोनों एक साथ दोबारा बजेंगी आज? तो 45 मिनट्स पे एक रिंग कर रही है और दूसरी 60 मिनट्स पे रिंग कर रही है। तो इसका अगर हम लोग फाइंड कर लें मल्टीपल, क्या फाइंड कर लें? मल्टीपल, और वो उसी डे पे अगर आ रहा है टाइम, मतलब इसका मल्टीपल फाइंड करें और वो टाइम उसी डे पे आ रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि हाँ वो उसी दिन फिर से रिंग करेंगी, ठीक है। और कब करेंगी वही हम लोग को बताना है। तो 45 और 60 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 से करेंगे तो ये 45 वैसे ही रहेगा और 60 हो जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। फिर अब यहां पर नहीं कट रहा 2 से, तो इसको 3 से करेंगे तो ये 3 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स पे, और ये 15 कट जाएगा 3 टाइम्स पे, फिर ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स पे, और ये फिर 3 कट जाएगा 1 टाइम्स पे, और ये 5 कट जाएगा 1 टाइम्स पे, और ये 1 टाइम्स पे। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा हम लोग का 5 इंटू 3 15, 15 3 45, 45 2 जा 90, और 90 2 जा 180। तो जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आया 45 और 60 का 180 मिनट्स। तो अगर अभी बजना आज वो बजा था तो 180 मिनट बाद दोनों फिर से एक साथ बजेंगी, ठीक है। 180 मिनट बाद वो दोनों फिर से एक साथ बजेंगी। 180 मिनट मतलब 3 घंटे बाद वो दोनों फिर से बजेंगी। अगर वो 12 बजे बजी थी तो 3 बजे वो बजेंगी। अगर वो 3 बजे बजी थी एक साथ तो वो 6 बजे बजेंगी फिर दोबारा एक साथ। अगर 6 बजे बजी तो 9 बजे, अगर 8 था तो 11 बजे बजेंगी। इस तरीके से हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं चीजों को निकालने के लिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रॉब्लम नंबर 24। Two cyclists start riding on a circular track from the same point. The first cyclist complete a lap in 12 minutes and the second cyclist complete the lap in 15 minutes. लैप क्या होता है मैं शुरुआत में बता चुका हूं, और यहां पर हमें बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। तो इसके लिए तुरंत हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं है और लगा देना है एलसीएम निकालने के लिए। तो 2 6 टाइम्स और ये 15 नहीं जाएगा, 2 3 टाइम्स ये 15 नहीं जाएगा, फिर 3 1 टाइम्स ये 5 टाइम्स पे कट जाएगा, और ये 5 ये 1 और ये 1 टाइम्स पे कट गया। फिर ये 5 3 15, 15 2 30, 32 60। तो 60 मिनट बाद वो दोनों उसी पॉइंट पे फिर मीट करेंगे जहां से उन्होंने चलना चालू किया था। तो ये थे कुछ हम लोग के
क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हैं। इसके अगले पार्ट में, एलसीएम एंड एचसीएफ वाले सीरीज के अगले पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके के कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं या कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। थैंक यू।